नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बुनियाद रखते हैं। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर दिया। हम आने वाले दिनों में अपना इस्लाहाती एजेंडा बंद-ए-आम पर लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। कल फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन एलामिया जारी हुआ, जिसके एजेंडे और मुतवक्के फैसलों की खबर हम 2 दिन पहले ही ब्रेक कर चुके थे। आर्मी की साख से वाकिफ लोग जानते हैं कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक ऐसा वसी फोरम है जिसमें तमाम कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और आर्मी की तमाम फॉर्मेशंस के कमांडर्स शिरकत करते हैं। आसान अल्फाज में इसे आर्मी का नुमाइंदा फोरम कहा जाता है, जिसका फैसला हर जवान और अफसर के जज्बात की अक्कासी करता है। लिहाजा कल के एलामिया ने इस मजमूम मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जो आर्मी के रैंक एंड फाइल में तफरीक डालने की कोशिश कर रहे थे। कल के एलामिया ने सब पर वाज़ेह कर दिया है कि 9 मई के वाक़यात को भुलाया जाएगा, ना माफ़ किया जाएगा। इस हवाले से 3 अहम तरीन पॉइंट्स को रीप्रोड्यूस करना ज़रूरी है। नंबर 1, ये कहा गया कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। नंबर 2, बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे छुपने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। और फिर नंबर 3, सबसे अहम और एक्शन ओरिएंटेड पॉइंट, कि अब वक्त आ गया है कि 9 मई वाक़यात के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। यानी अब बैक एंड पर बैठे मास्टर माइंड्स का नंबर आ गया है, क्योंकि ऑन ग्राउंड शरपसंदी में मुलव्विस लोग पहले ही कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में हैं। इन्हीं में से एक हाशिर खान का आज एक एतराफ़ी बयान सामने आया है। इन वाक़यात की मनसूबाबंदी ज़मान पार्क में की गई, जिसमें टॉप लीडरशिप शामिल थी, जबकि टॉप लीडरशिप का ये आलम है कि दूसरों के बच्चों को आग में झोंकने के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया को बता रहे हैं कि उनके बच्चों के लिए पाकिस्तान में हालात साजगार नहीं है। खैर, ये तो हो गया वो मंजरनामा जो ज़ाहिर है अब तक हमारे सामने वाज़ेह हो चुका है और आइंदा चंद दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी तरफ पेशरफ्त के नतीजे में सियासत की सूरत हाल भी यकसर बदल चुकी है। जहांगीर तरीन ग्रुप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से मुनज़्ज़म हो गया है। ये खबर भी सबसे पहले कल हमने ब्रेक की थी, बताया था कि इस पार्टी का ये नाम है और आज रात के डिनर में कितने लोग शामिल होंगे। और उसके बाद आपने देखा कि वो किस तरीके से वहाँ पर तमाम लोग जो कह रहे थे कि हमने सियासत से छुट्टी ले ली है और हम जो है वो किसी सूरत तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, या फिर मुख्तलिफ बयानात दे रहे थे, वो तमाम लोग हमें यहाँ नज़र आए। और ये बात हमने कल शाम में ही बता दी थी कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अब तक जहांगीर तरीन के साबिक 100 के करीब मेंबरान जो हैं असम्बली के और अहदेदार जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, जो ज़्यादातर पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाब अशरफ को नून लीग की तायद हासिल है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने इन अल्फाज में नई जमात का खैर मकदम किया। जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। इलेक्शन अलायंस के हवाले से पार्टी फैसला करेगी, मगर अभी तक जो सूरत नजर आ रही है, बहुत सारी जगहों पे हम आपस में एक ही होंगे। अब रह गए शाह महमूद कुरैशी, तो उनकी कल पार्टी चेयरमैन से होने वाली मुलाकात के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही। मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। उनके हवाले से तरीन ग्रुप के लोगों का दावा है कि 2-3 दिन में फैसला करेंगे। अब सवाल यह है कि शाह महमूद कुरैशी के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि अडियाला जेल से रिहाई के बाद उन्होंने इंसाफ का परचम थामे रखने का अज़्म दोहराया था, लेकिन इंसाफ के 2 परचम एक साथ बुलंद नहीं हो सकते। इसके लिए पहले से बुलंद परचम को उतारना पड़ेगा, जिसका अभी तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। केपी की बात करें तो परवेज़ खटक के मुताल्लिक खबरें आ रही हैं कि सूबाई हुकूक के नारे के साथ वो नई जमात बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। सिंध पहले ही पीपल्स पार्टी का गढ़ है और बलूचिस्तान की सियासत तो वैसे ही तारीखी तौर पर नेशनलिस्ट जमातों के गिर्द घूमती है। बाकी जो बचते हैं वो इलेक्शन से पहले ही मुस्तकबिल के हुक्मरान जमात के साथ इनफरादी या इज्तिमाई हैसियत में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। आजकल ऐसे लोगों की अक्सरियत पीपल्स पार्टी के करीब नजर आ रही है, लेकिन मुस्तकबिल के सियासी खाके को अमली जामा पहनाने के लिए इलेक्शन का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। इलेक्शन कब होंगे, इस हवाले से हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के दरमियान हम आहंगी का भी फुकदान है। आसिफ जरदारी का दावा है कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं कराऊंगा और जल्द ही सब्र का फल मिलने वाला है। नून लीग के रहनुमा नवंबर का वक्त है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौलाना साहब क्या कहते हैं, ज़रा वो जानिए।
हम इलेक्शन के लोग हैं। हमने 14 मिलियन मार्च किए या इस्लामाबाद का आज़ादी मार्च किया, लाखों लोगों की इज्तिमात की, उसमें हमने इलेक्शन ही की मुतालबात। अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के, नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात को खड़ा करके चलाएं। इस पर मुशावरत हो सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला। अब सवाल पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल की सबबंदियों में जमीयत उलमा इस्लाम अभी तक अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। देखना है कि फॉर्मेशन कमांडर्स के फैसलों के बाद क्या बुनियादी तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ज़रा ये समझने, क्योंकि इस पर बात तो ज़ाहिर हो रही है, लेकिन जो कुछ गुज़िश्ता 2 दिनों में और 9 मई के बाद हुआ और जो गुज़िश्ता 2 दिनों में हुआ है, एक फॉर्मेशन कमांडर्स से आने वाला मैसेज, दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने वाला मैसेज, अब इसके जो दूररस असरात हैं ज़रा उस पर हम करनी है। साफ़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल के एलामिया में जो अज़्म सामने आया है, आप इसको किस तरह ट्रांसलेट होता देख रहे हैं? आपके नज़दीक क्या कुछ होने वाला है? देखिए आदिल, इससे पहले जब कोर कमांडर मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज सामने आई, उसमें एक फ़िक्रा ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो का मुस्तहिक है कि जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन जो काम 75 साल में नहीं कर सका, वो सियासत के रूप में एक साजिशी टोले ने कर दिखाया। और ज़ाहिर है कि उसमें इशारा यही था कि जो हिंदुस्तान नहीं कर सका वो पीटीआई की क़ियादत ने कर डाला। फिर वो जो नैरेटिव था वो एंडोर्स हुआ उसी तरह मनोअन कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी से, जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ और जॉइंट चीफ भी बैठे थे और हुकूमत के मुतालिका वज़रा भी बैठे थे और वज़ीर आज़म उसकी सदारत करते हैं। फिर उसको मनोअन एंडोर्स किया वफाकी काबीना ने, और फिर उसके हक़ में पार्लियामेंट से करारदादें आई। और अब फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग में न सिर्फ ये कि उस सारी चीज़ को एंडोर्स किया गया है, बल्कि ये भी कहा गया है, और ये उस प्रेस सीरीज़ में भी था और इसमें भी था, कि मामला सिर्फ कारिंदों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जो मनसूबा साज है या जो सहूलतकार है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो उसका तो ऑब्वियस मैसेज ये है, और जो मैं उसकी तशरीह करता हूँ वो यही है कि अब एक तो पाकिस्तानी सियासत में इमरान ख़ान के लिए कोई जगह नहीं है, और दूसरा जो भी उनके साथ रहने की कोशिश करेगा तो उनके साथ वही सलूक होगा जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ रहने वालों के साथ किया जाता रहा। ओके, मदर साहब आप भी इस पर कुछ कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं ज़रा राना सनाउल्लाह साहब का एक शॉर्ट भी चला दूं जो कल उन्होंने बात की है, ताकि आप इन दोनों बातों का फिर जवाब दे सकें कि अब हुकूमत के मामले को कैसे देख रही है। सुनवाइएगा। मास्टरमाइंड ये है, आर्किटेक्ट ये है, इसके अपने जहन की ये इख्तरा है। वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कह सकता हूँ कि सारा कुछ खान साहब की अपनी आवाज़ में जो है वो मौजूद है। खुद ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो गुफ्तगू जो है, मेरा ख्याल है कि अदालत को भी शायद ये रिक्वेस्ट करनी पड़े कि जी आप इन कैमरा जो है इस गुफ्तगू को या इस एविडेंस को जो है वो रिकॉर्ड कर दें। जी मदर साहब। देखिए आदिल, पहले तो ये देखना होगा कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब के साथ क्या होता है। जाहिर है पॉलिटिक्स से आप किसी को सदा देकर भी आउट नहीं कर सकते, आप उसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान को सज़ा हो जाती है, वो जेल में रहते हैं, क्या इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी या वो सियासत कोई नया रुख ले सकती है? दूसरी बात ये कि इलेक्शंस में नज़र ये आ रहा है, जिस तरह जाहिर है बहुत सख्त पोजीशन हमें नज़र आती है जो कल फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई, और उससे इंदिया यही मिल रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ को आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त ना हो। अब ना होने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि आप उनको फॉर्मली एक आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दें, या सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करके उन पर पाबंदी लगा दें, और दूसरा तरीका जिस तरह अभी सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे वो तरीका अडॉप्ट किया जाए जो एमकेएम लंदन वालों के साथ हुआ
कि वो सरकारी तौर पे पाबंदी नहीं है उस पार्टी पर, यानी कानूनी और आइनी तौर पे तो पाबंदी नहीं है, ना कानूनी और आइनी तौर पे 90 या उनके इर्द गिर्द की जो ऑफिस थे वो बंद हैं, लेकिन बंद हैं। ना ये पाबंदी है कि वो कोई जलसा कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते, एक मुजाहरा भी नहीं कर सकते। कम व बेश वही सूरत हाल PTI की होती नज़र आ रही है। तो मैं इसे जो है 9 मई को 22 अगस्त से तशबीह दूंगा कि 9 मई वाली सिचुएशन वैसी नज़र आ रही है मुझे जो 22 अगस्त 2016 के दिन हुआ। और ये सिचुएशन जो है ज़ाहिर है इसके बाद अब इमरान खान के बारे में अब कितनी देर ये मसला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या बयानात में चलेगा, या हम देखेंगे जल्द ही जो भी मास्टरमाइंड जिसको कहा जा रहा है या कॉन्स्पिरेटर जिसको कहा जा रहा है, उन पे बाज़ाब्ता मुकदमा कब बनेगा और बाज़ाब्ता मुकदमा कब चलेगा, उसके बाद ये तय होगा कि जब, और उसके बाद हम देखेंगे कोई नई शक्ल। लेकिन तहरीक इंसाफ इस मौजूदा शक्ल में जो है आइंदा मुझे नहीं नज़र आ रही, उसमें उसका क्या तरीक़ा होगा। लेकिन ना तहरीक इंसाफ की सियासत इस तरह ख़त्म हो सकती है, ना PTI इमरान खान की सियासत ख़त्म हो सकती है। मदर साहब, एक तरफ जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हैं, जो मामला है आपको पता है कि वो MQM की हम एग्जांपल दे रहे हैं, उनका तो सिर्फ एक ही केस सामने आया था, जो एक बयान सामने आया था, उसके बाद 22 अगस्त हो गया। इधर कहते हैं कि ऐसे कई, अब फिर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस को भी आप ये डॉट्स कनेक्ट करें तो नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अब जाहिर है ठीक है, एक प्रोसेस है, जुडिशल प्रोसेस है जिससे गुजरेंगे, उसके बाद ये तमाम चीज़ें। लेकिन इन दोनों पार्टीज़ में एक बात और भी कॉमन है ना, पहले पीपल्स पार्टी ने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की, मुस्लिम लीग नून ने भी फेस की, बट उनका स्ट्रक्चर था। लेकिन यहाँ तो पूरा स्ट्रक्चर ही धड़म से गिर गया है, सारी की सारी पार्टी जो है वो दूसरी तरफ चली गई है। सो आप किस तरह इसको देखते हैं कि अगर इनको सज़ा हुई तो उसके बाद इनकी पार्टी बरकरार रहेगी, वो कौन सी पार्टी होगी, वो किस तरह बनेगी? देखिए, इमरान खान साहब को अगर सज़ा होती है, वो नाअहल होते हैं, उस पार्टी पे उसी तरीके का दबाव रहता है, पार्टी की कहीं मीटिंग नहीं हो सकती, उनका कोई दफ्तर नहीं खुल सकता, तो ज़ाहिर है बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी PTI, क्योंकि MQM का तो साल का स्ट्रक्चर था ना, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। फिर उनकी जो तकसीम हुई उसमें MQM पाकिस्तान तो ज़्यादा पुरानी पार्टी थी, MQM लंदन तो 92 के बाद हमारे वजूद में आई, लेकिन ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन की एक शख्सियत थी, और उसके बाद अब तक 6 साल तक वो मुकदमा चल रहा है, कुछ नहीं पता चला वो मुकदमा और कब तक चलेगा, तो वो एक डिफरेंट था। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, इनको इस वक्त प्रॉब्लम ये आएगी तहरीक इंसाफ को, कि अगर इमरान खान कोई अपनी इस तरह की, अगर उनको जेल हो जाती है, सज़ा होती है, तो क्या इमरान खान कोई फॉर्मली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करेंगे, री-लॉन्च करेंगे, नए अहदेदारों के नाम बताएंगे, जिस तरह उन्होंने इंडिया किया कि अगर मैं लूँ तो नए नाम नामजद करूँ तो उन पर भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्हें करना पड़ेगा। तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। पीपल्स पार्टी, जाहिर है पीपल्स पार्टी ने जो टाइम देखा था वो बहुत मुश्किल टाइम था, उनका इलेक्शन सिंबल तलवार भी ख़त्म कर दिया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रजिस्ट्रेशन तक ख़त्म कर दी गई थी, और वो एक सख्त तरीन मार्शल लॉ के पीरियड में था, लेकिन वो पार्टी ने अल्टीमेटली सर्वाइव किया तमाम तर ग्रुप्स के बावजूद, और इसलिए कि वो पार्टी का सिंबल जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था उसमें। तो यहाँ हमें देखना यह है कि इमरान खान के पोस्ट इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक एग्जिस्ट करती है सर, क्योंकि इसमें ये मसला है ना कि इन दोनों जमातों के पास रिप्लेसमेंट भी थी ना, जब इन पर प्रेशर आया उसके बाद इनकी लीडरशिप की रिप्लेसमेंट तैयार हो गई थी, चाहे वो आप फैमिली सिस्टम ही कह लें, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट थी। यहाँ पर तो ये हालत है ना कि रेत की दीवार साबित हुई, सारी उनके जो 1 डाउन 2nd डाउन और मिडिल ऑर्डर सारा ही जो है वो उड़ गया एक साथ ही, अभी मैच शुरू ही हुआ था। तो ये मैं साफ़ी साहब जी, मैं आता हूँ मदर साहब आपकी तरफ। साफ़ी साहब, आपको क्या लगता है, आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी क्या राय है इस मामले में? क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इनके लिए मुश्किल ये होगी कि एक तो पार्टी में इनकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं, क्योंकि कोई इस तरह का, और फिर स्ट्रक्चर कोई नहीं। बहुत अच्छे दिनों में जब तंजीम साजी की गई इनके यहाँ तो भी गलत फैसले हो गए, बल्कि इलेक्शन से पहले जब ओहदे अनाउंस किए तो प्रॉब्लम हो जाती थी। सो आपको क्या लगता है कि अगर ये ट्रबल में जाएंगे तो पार्टी किसी न किसी फॉर्म में कुछ सालों बाद नजर आएगी? योर टेक ऑन। देखिए, वो जिन पार्टियों को ख़त्म ना किया जा सका तो उसकी एक वजह ये भी थी कि अगर
भुट्टो और पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, नुसरत भुट्टो साहबा मैदान में थी। इसी तरह अगर नवाज शरीफ को आउट करने और नून लीग को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो पीछे लोग ये देख रहे थे, वर्कर भी ये देख रहे थे, इलेक्टेबल्स भी ये देख रहे थे कि पीछे मरियम नवाज़ है, शहबाज शरीफ है, फिर उनके बच्चे हैं। फिर आप देखें कि यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि ज़ाहिरी बात है उनके बेटे तो दोनों लंदन में हैं और वो ना पाकिस्तान आते हैं और ना उनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी है। वो गोल्डस्मिथ के घर में बड़े हो रहे हैं और फिर जो उनकी अहलिया है वो तो ज़ाहिर ये भी अब ऑब्वियस है कि उनके केसेस शायद इमरान ख़ान से भी कुछ हवालों से संगीन हों। तो एक तो सवाल ये कि अब उनका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बाप दादा से इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे समझे जाते हैं और इमरान ख़ान कभी भी उस पर यह एतबार नहीं करेंगे कि अपनी पार्टी उनके हवाले कर दे। फिर उन्होंने सदर बनाया है चौधरी परवेज़ इलाही को, तो चौधरी परवेज़ इलाही का भी यही मामला है कि चौधरी परवेज़ इलाही कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। फिर तीसरा बड़ा नाम जिन्होंने अभी तक जहांगीर तरीन को ज्वाइन नहीं किया है वो परवेज़ खटक का है। तो परवेज़ खटक इमरान ख़ान से नाला हैं और इमरान ख़ान उनसे नाला हैं। पिछले 5-6 साल उन्होंने एक दूसरे के साथ बअमर मजबूरी गुजारे हैं और इस वक्त उनके और उनके साथ मुंसलिक लोगों के भी राब्ते हैं। तो एक तो ये है कि इमरान ख़ान के लिए बेनज़ीर भुट्टो का या मरियम नवाज़ का या शहबाज शरीफ का या इसका नुसरत भुट्टो का किरदार कौन अदा करेगा। दूसरी बात देखिए कि MQM जो थी, MQM के अल्ताफ़ हुसैन से हम इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें लेकिन उनकी जद्दोजहद बहुत लंबी थी। वो एक आइडियोलॉजिकल जमात थी, वो रद्द-ए-अमल की पैदावार जमात थी। MQM के हज़ारों लोग उनका खून बहाया गया था और जवाब में MQM ने भी हज़ारों लोगों का खून बहाया था। लेकिन जब सेकंड रैंक को उनसे डिटेच कर दिया गया तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जेल में भी नहीं थे लेकिन उधर रह के वो कुछ नहीं कर सके। अब यहाँ पे जब सेकंड रैंक नहीं रहेगा और इमरान ख़ान साहब जेल में रहेंगे तो सवाल ये है कि उनके लिए मामलात को कौन आगे बढ़ाएगा। उनका ग्रुप अगर उस पर पाबंदी नहीं भी लगती तो उसको कौन चलाएगा। जी और देखिए इसमें एक और चीज़ भी है ना कि जो MQM को समझते हैं उन्हें पता है कि MQM का जमात इस्लामी का इन दो जमातों का पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी था है। अब उस स्ट्रक्चर के बावजूद उसमें एक खौफ का एलिमेंट भी था MQM में तो स्पेशली, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं ठहर सका जब रियासत ने अपनी रिट स्टैब्लिश करने के लिए नहीं, उसकी तंजीम का देखें आदिल एक माफ़ी चाहता हूँ जी गो अहेड। देखिए MQM न सिर्फ ये कि उसका तंजीम बहुत मुनज़्ज़म तंजीम थी बल्कि उसके पैरेलल सेक्टर्स की सूरत में एक उस पर चेक रखने के लिए भी एक पैरेलल तंजीम थी। जी। और मेरे ख़्याल में जमात इस्लामी की तरह या जमात इस्लामी जैसी कोई मुनज़्ज़म अगर कोई जमात थी तो वो MQM थी। यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि इक़्तिदार के दिनों में भी इमरान ख़ान साहब खैबर पख्तूनख्वा के लिए पार्टी का कोई सदर नहीं बना सके क्योंकि किसी एक नाम पे वो किसी को मुत्तफ़िक़ नहीं करा सकते थे। इसी तरह आपने देखा कि जो उनके सिंध के सदर थे वो उनको छोड़ चुके, जो उनके जनूबी पंजाब के सदर थे खुसरो बख्तियार वो उनको छोड़ चुके हैं। मरकज़ी तंजीम की भी उनकी ये हालत थी कि अमलन उनकी तंजीम वो मैदान से गायब थी। फिर एक अजनबी जो हाल ही में जिसको माजी में वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे और जिनके वर्कर उनको किसी सूरत पसंद नहीं करते थे, चौधरी परवेज़ इलाही, उनको उन्होंने जाके एक नोटिफिकेशन के साथ सदर बना दिया। तो इनकी बनिस्बत MQM की तंजीम कई हवालों से आइडियोलॉजिकल भी थी, वो मुनज़्ज़म भी थी और उनका अपने लीडर के साथ अक़ीदत और मोहब्बत या ख़ुद उनका अल्ताफ़ हुसैन का MQM पे गिरफ्त वो PTI की बनिस्बत 1000 गुना ज़्यादा था। फिर ये पार्टी के इनमें जितने लोग थे ये तो इसी जहांगीर तरीन के जहाज़ में लाए गए थे, ख़ुद नहीं आए थे। कोई अल्ताफ़ हुसैन ने बहरहाल
अपनी पार्टी भी खुद बनाई थी और उनके साथ जो लोग थे भी वो आइडियोलॉजिकल बुनियादों पे उनके साथ थे। ठीक है, ये मदर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना कि एक तो स्ट्रक्चर नहीं, दूसरा आज वो शाह महमूद कुरैशी साहब को ये इख्तियार देने को तैयार नहीं है जब पार्टी बिल्कुल इस वक्त एक्सट्रीम क्राइसिस फेस कर रही है। सो इस पार्टी में कोई कैसे सोचेगा कि अगर हम इस पार्टी के लिए खड़े होते हैं और आगे चलते हैं तो हम रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। फिर खुद खान साहब से कल वेस्टर्न मीडिया से जब सवाल पूछा गया कि आप अपने बच्चों को याद करते हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने कहा उनको आप मिलना चाहते, उन्होंने कहा नहीं जी अब उनके लिए कभी कभी सोचता हूँ यहाँ हालात साजगार नहीं है, माहौल साजगार नहीं है। सो उनकी फैमिली से भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो कैसे किस उम्मीद के ऊपर जो है वो पार्टी जो है वो रीऑर्गेनाइज हो सकेगी अगर ये अंदर होते हैं। दूसरी बात, अब आपने देखा होगा आज एक वर्कर का एतराफ़ी बयान भी आया है कि ज़मान पार्क में जो मंसूबा बना है, क्या ये चीज़ें, ज़ाहिर है कारकुन की भी बात कर लेते हैं ना, कारकुन भी इस होप में होता है कि नहीं अगर हम इतनी हद क्रॉस करेंगे तो कल हमें ओहदे भी मिलेंगे, कोई मनसब भी मिलेगा। यहाँ तो कारकुन भी डिसोन कर दिए गए। एक और एग्जाम्पल MQM पे रख के देख लेते हैं कि वो आज तक अपने कारकुनान की तलाश में हैं जिनके ऊपर संगीन मुकदमात भी अगर किसी पे हैं, लेकिन इधर ये हालत है कि जैसे ही कोई केस बनता है कहते नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। देखिए आदिल, वो बात ठीक है, वो जो अभी सलीम साफी साहब बात कह रहे थे, किसी जमात को किसी जमात से आप उस तरह कंपेयर नहीं कर सकते, हालात को कंपेयर कर सकते हैं, हालात के उसमें इसके दोनों एस्पेक्ट हैं। हम ये आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं कि चूंकि तहरीक इंसाफ में या इमरान खान साहब के साथ कोई उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं है, इसलिए उस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। नहीं मदर साहब, इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना सर, उसके अलावा मुतबादिल कोई वो भी नहीं है, लीडरशिप भी नहीं है ना। आप यू कैन नेम इट इफ यू हैव एनी नेम इन योर माइंड। यही मैं कह रहा हूँ ना, उसका इसलिए तहरीक इंसाफ में और इमरान खान साहब ने इसीलिए सबसे बड़ी गलती ये की कि एक तो जाहिर है पीपल्स पार्टी में एक फैमिली लेगेसी है, और सिर्फ फैमिली लेगेसी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल लेगेसी भी है, क्योंकि भुट्टो के बाद बेनज़ीर ने अपनी स्ट्रगल की बुनियाद पर खड़ी हुई, बेनज़ीर वो ज़रूर उनकी बेटी थी, तो बेनज़ीर की अपनी स्ट्रगल इतनी थी कि वो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। मुस्लिम लीग का इशू ये था कि जुनेजो एक लोनली पर्सन था, उसको जब हटाया गया तो वो घर चला गया, उसने कहा शायद मुझसे बेहतर लोग इनको मिल गए होंगे। और लेकिन मुस्लिम लीग नून को जो प्रॉब्लम आई वो PMLQ से आई, क्योंकि वहां भी एक फैमिली थी। अब तहरीक इमरान खान ने, इसीलिए हम कहते हैं कि जहां खानदानी सियासत पर हमें जो है वो एक गैर जमहूरी रवैया नजर आता है, वहीं शख्सियत परस्ती, यानी तहरीक इंसाफ गिर्द घूमती रही एक शख्स के, और आज भी घूम रही है। अब अगर इमरान खान ने 2013 में जो एक पार्टी इलेक्शन कराए थे, अगर उस वक्त उस पार्टी इलेक्शन को सही मानों में उनके नताइज वो कबूल करते, और उस वक्त 2013 में जो है अलीम खान और जो है जहांगीर तरीन के खिलाफ एक्शन लेते जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट की रोशनी में, तो पार्टी खड़ी हो जाती। वो पार्टी सिर्फ फिर शख्सियत के गिर्द नहीं घूमती, इमरान खान को अगर कुछ भी होता तो पार्टी स्टैंड कर रही होती। यहाँ प्रॉब्लम ये आई कि इमरान खान जब ये बुरा वक्त आया तो ये लीडर्स जिनको आपने ओहदे दिए थे, ये सब के सब वो थे जो दूसरी जमातों से आए थे। जो लोग आपके साथ ओरिजिनली थे, जैसे हामिद खान थे, नजीब हारून थे। सर मैं मदर साहब, सर आप इसका मतलब अभी उसी नुक्ते पर आ गए ना कि इसका मतलब ये, अब दुनिया में वैसे अगर जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि नेपोटिज्म का नुकसान जरूर होता होगा, लेकिन वो सिस्टम इतना डेंजरस नहीं जितना पॉपुलिज्म डेंजरस है किसी नेशन के लिए, किसी कंट्री के लिए। क्यों? और उसके बाद आपके पास फैमिली पॉलिटिक्स लेगेसी भी ना हो और फिर पार्टी में रिप्लेसमेंट भी ना हो, तो फिर तो इसका मतलब आपका रिवाइवल बड़ा मुश्किल होगा। मैं जरा इससे, जी मसला आप कंप्लीट कर लें, मैं फिर जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ, देखिए मेरे नजदीक PTI इस शक्ल में रहती है, किसी शक्ल में रहती है, मुझे ये सिस्टम कोलैप्स होता नजर आ रहा है, इसका एक बड़ा वोटर डिसइल्यूजन होता नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं, जो इमरान खान का वोटर है वो क्या जहांगीर तरीन को वोट देगा? वो क्या PMLN को वोट देगा? वो क्या करेगा? उसका आपने मदर साहब, लेकिन इसकी क्लासिक एग्जांपल हमने उस वक्त भी देखी ना जब MQM के बारे में भी ये कहा जाता था कि इसका वोट बैंक, इसका वोटर घर बैठ जाएगा, इसका वोटर घर बैठ जाएगा लेकिन नहीं निकलेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कराची में उसकी रिप्लेसमेंट क्रिएट की या क्रिएट करवाएगी, अब इसको छोड़ देना। सर पाकिस्तान की तारीख में सबकी क्रिएट कराई गई है, पहला हिस्सा तो सबका डलवाया गया ना हुजूर।
शेल्टर होम बना देते हैं ना हम। ठीक, यही तो कह रहा हूँ आपसे, सिस्टम को कोलैप्स होता, इसीलिए कह रहा हूँ ना मैं। इसका मतलब सिस्टम में फिर पोटेंशियल है ना रिप्लेसमेंट का, चाहे थोड़े अरसे बाद ही से। हाँ, नहीं तो बस यही होता रहेगा, यही खेल तमाशा हम देखते रहेंगे और क्या। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा एक और अहम बात की गई, फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे छुपने की कोशिशें बेसूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया के जरिए भी एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई, बताया गया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि जिस तरह लोगों को कांग्रेस को अप्रोच किया गया, लॉबिंग फर्म की सपोर्ट ली गई, ये तमाम चीज़ें क्या रियासत को इस इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ेगा या हम उसको सामना करके निकल सकते हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। साफ़ी साहब, ये जो कल का एलामिया है जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि जो फ़र्ज़ी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बात की, यानी जो हम पिछले कुछ दिन से देख रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज किया गया, जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया था, आपके नज़दीक क्या रियासत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अब चाहे इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप किया जाए, चाहे किसी को भी आप एंगेज करें, चाहे ह्यूमन राइट्स की ये फ़र्ज़ी बातें करें, यानी जो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सबूत और शवाहिद हैं कि अब इन चीज़ों से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आखिरी हद तक जाया जाएगा? नहीं, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी आज़ादियाँ भी कभी नहीं रही और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पहले भी होती रहीं और आज भी हो रही है। आप इमरान ख़ान के दौर को ले लीजिए, ख़ुद जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फरियाद कर रहे हैं, उस दौरान राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, उनके साथ हीरोइन बांध लिया गया, और वो भी उस दौरान मीर शकील रहमान के साथ क्या हुआ कि आपने नोटिस की स्टेज पे उनको गिरफ़्तार कर लिया। वो अमेरिका में जाके ये कहते रहे कि मैं जाके जो है नवाज़ शरीफ का एसी उतरवा दूंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर इन्हीं के ये लोग जो थे, आपने देखा कि पीटीएम और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गद्दारी के फतवे लगाते रहें, गैर मुल्की एजेंट का फतवा लगाते रहे। फिर अली वज़ीर जैसे एमएनए, उनका प्रोडक्शन आर्डर ही जारी नहीं किया जाता था। तो उस वक़्त भी ये सूरत हाल कोई आइडियल नहीं रही। मीडिया के साथ जो कुछ किया गया, मीडिया पे जितनी कदगने थी, उस दौरान आपने देखा कि इसी इस्लामाबाद शहर से एक एसपी ताहिर दावड़ को उठाया गया और उनकी लाश बरामद हुई अफ़गानिस्तान से। अब उसके लिए एक नॉमिनल इंक्वायरी पुलिस ही के ज़ेर एहतमाम बनाई गई। आज तक किसी को पता है कि वो उस इंक्वायरी का क्या हुआ? तो उनके दौर में भी ये सूरत हाल इससे 1000 गुना अबतर थी। लेकिन उस वक़्त ये था कि हमने ना ज़ल्मे खलीलज़ाद को परेशान देखा था, ना हमने कोई ये सूरत हाल देखी थी कि पाकिस्तान से गैर मुल्की सिटीज़नशिप रखने वाले जाके उधर यूट्यूबर बन जाते हैं और पाकिस्तानी फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा शुरू करते हैं। ना हमने ये देखा कि वहाँ के सेनेटर्स दर्जनों की तादाद में वो उनके लिए ख़तूत लिखते हैं और उनके लिए परेशान होते हैं। अब हम तो इस पे हैरान हैं कि एक तरफ इमरान ख़ान साहब ने ये झूठा बयानिया सामने रखा था कि जी मेरी हुकूमत को अमेरिका ने गिरा दिया है। अब आप देखें जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, चीन की तरफ से कोई एहतजाज नहीं है, एतराज़ नहीं है, तुर्की की तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, रूस की तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि आर्किटेक्ट थे मिडल ईस्ट पॉलिसी के भी, फिर वो लोग मसलन वहाँ पे अमेरिका में हमला किया था अल-कायदा ने, उनके जो मिलिट्री माइट के अलामत थी पेंटागन और उनके जो इकोनॉमिक माइट की अलामत थी ट्विन टावर्स, उसको निशाना बनाया था। अमरीकियों ने उन लोगों के साथ क्या किया? अमरीकियों ने गुआंतानामो बे में जो जेलें बनाई अपनी फ़ौज की तहवील के ज़ेर इंतज़ाम, उस तक न मीडिया की रसाई थी, उस तक न किसी अदालत की रसाई थी। और जिस तरह उन लोगों के साथ जो वहशियाना सलूक किया गया, फिर अबू ग़ुरैब जेल,
अबू ग़ुरैब यही ज़ल्मे खलीलज़ाद इराक़ में सफ़ीर थे कि जब अबू ग़ुरैब जेल वहाँ पे बनाया गया। फिर आप देखें कि अफ़गानिस्तान में बाग्राम जेल, उधर क्या होता रहा, नाइट रेड्स जिसके हामिद करज़ई मुखालिफ थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद जब उधर अमेरिका के सफ़ीर थे तो ये सब कुछ होता रहा। आज वो ज़ल्मे खलीलज़ाद न सिर्फ ये कि परेशान रहते हैं, अभी बुशरा बीवी गिरफ़्तार नहीं होती और वो उनके हक़ में ट्वीट शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ आफिया सिद्दीकी आज तक उस हालत में पड़ी है, लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद को उससे परेशानी नहीं होती। ख़ुद उनके मुल्क में जिसने सिर्फ पार्लियामेंट पे हमला किया उनको 18 साल कैद की सज़ा हुई, उससे उनको कोई परेशानी नहीं होती। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन फ़ौज के मुख्तलिफ़ अलामतों को निशाना बनाया गया, बल्कि यहाँ पे शहदा की यादगारों की भी बेहुरमती की गई। और फिर ज़ाहिरी बात है कि उस तरह के इंसानी हकूक़ की पामाली का रिकॉर्ड रखने वाले अमेरिका से अगर इस शिद्दत के साथ शोर मचता है तो उससे और भी इस चीज़ को तक़वियत मिलती है कि ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसका मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैला के, पाकिस्तान की फ़ौज में डिवीज़न ला के, या पाकिस्तान और फ़ौज में डिवीज़न ला के चीन से हमें दूर करवाना मकसूद था। वरना मैंने आपको बता दिया कि ये किन लोगों की तरफ से आवाज़ उठ रही है, वही लोग जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाने के मुर्तकिब थे। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हमें कहा जा रहा है उसामा बिन लादेन तो ख़ुद 9/11 के किसी जहाज़ में सवार नहीं थे, वो तो ख़ुद अमली तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन चूंकि वो उनको मनसूबा साज समझते थे और उस ग्रुप के लीडर थे, तो उनको मारने के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान तो क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को भी वायलेट किया और यहाँ से उनको मार के ले गए। तो अपने लिए जो उसूल अमरीकियों ने अपनाए हुए हैं, पाकिस्तान पे बिल्कुल उलट उसूल अप्लाई कर रहे हैं। अगर उनके ममालिक को उनके अपने इदारे अजीज़ है तो ठीक है। तो आपके ख्याल में अमेरिका का ऑब्वियसली जो डबल स्टैंडर्ड है इस मामले में, उसको अगर मैं ये समझाऊं कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान खाते में नहीं लाए? नहीं, एक तो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि इनसे उन कंस्पिरेसी थ्योरीज को भी तक़वियत मिलती है। मैंने आपको बताया कि क्या ये आवाज़ उन्होंने भुट्टो के लिए उठाई थी, क्या ये आवाज़ उन्होंने नवाज शरीफ के लिए उठाई थी, क्या जब राना सनाउल्लाह पे हीरोइन डाला गया तो क्या उनके लिए ये आवाज़ उठाई थी, या ख़ुद क्या आफिया सिद्दीकी के लिए? आज वो ये कह रहे हैं कि खदीजा तक कौंसलर को रसाई दी जाए, और आज दे भी दी गई, लेकिन आफिया सिद्दीकी को कितने अरसे बाद पाकिस्तानी कौंसल की रसाई दे दी गई। ठीक, तो ये सिर्फ ये नहीं। और फिर वो लोग किस तरह के हैं, एक तरफ ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिनका मैं ज़ल्मे खलीलज़ाद को 2001 से जानता हूँ, और उनकी पाकिस्तान के लिए नफ़रत न मैंने किसी अफ़गानी के यहाँ इतनी नफ़रत देखी है, न किसी अमेरिकन के यहाँ इतनी नफ़रत देखी है। फिर जेरेड शर्मन जो है, आप उन जैसे लोग, तो वो और भी पाकिस्तानी लोगों के जहनों में, ब्रेड शर्मन की मैं बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी लोगों के जहनों में और भी शकूक व शुबहात और उन कंस्पिरेसी थ्योरीज को तक़वियत देती हैं। राइट, फेयर इनफ। ये जो आप बात कर रहे हैं बेसिकली वो ये है कि बहुत अलार्मिंग है कि एक हमारे अंदर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या पॉलिटिकल फाइट हो, उसमें अमेरिकन का टू मच इन्फ्लुएंस बता रहा है कि ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपस में, विदाउट एनी रीज़न ये नहीं हो रहा। इस वजह से वो आकर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन पाकिस्तान को दे रहे हैं कि आप ये कर लें और ये ना करें। मदर साहब, ज़रा मैं अब दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गई है, आपके ख्याल में आप बज़ाहिर जो आज नून लीग वालों के बयानात भी देखें, उससे लगता है वो तो बड़ी तायद कर रहे हैं इसकी, ये क्या करने जा रही है? ये पंजाब की हद तक होगी आपके ख्याल में, पूरे मुल्क में आएगी, क्या करेगी? इससे पंजाब की सियासत का क्या मुस्तकबिल है? देखिए आदिल, पहले अभी जो सलीम साफ़ी साहब बात कर रहे थे, थोड़ा सा उस पर देखिए। अमेरिकन के बारे में, अमेरिकन का सिर्फ अपना इंटरेस्ट होता है, वो उनके नज़र में उनका इंटरेस्ट जो होता है वो उसको नुक्ता नज़र से देखते हैं। जहाँ मतलब पूरे 11 साल मार्शल रहा, ज़िया-उल-हक का 9 साल, मुशर्रफ का मार्शल रहा, उनकी क्या पोजीशंस थी। असल चीज़ ये कि हम क्या पोजीशन लेते हैं।
अभी जो सलीम साफी साहब बात कह रहे थे, क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये प्रेस स्टेटमेंट दे सकता है जो सलीम साफी साहब कह रहे थे? और हमारा अपना क्या रोल रहा है? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हवाले से हमारा क्या रोल रहा है? हमने तो उन्हें हैंडओवर किया है। वो हमने बाकायदा उनको उठा के पहुंचा के कराची एयरपोर्ट पे रवाना किया है। तो हम अमेरिकन से क्या पूछें? पहले तो हम इसका जवाब दें ना कि हमने क्या किया है। हमने क्या हैंडओवर नहीं किए लोग? मतलब तो हम अमेरिकन से नहीं, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। पूछना नहीं चाहते हम अमेरिकन से ये पूछना। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम अमेरिकन से पूछना नहीं चाहते। हाँ, हम अमेरिकन से ये कह रहे हैं कि ये आप लोग इतने ज़्यादा परेशान क्यों है। मसलन ये हमारे इंटरनल अफेयर में कि इधर से लोग मुजाहरों के लिए निकलते हैं और निकलते ही उधर से ज़ल्मा खलीलज़ाद की स्टेटमेंट आती है कि आर्मी चीफ मुस्ताफ़ी हो, तो अमेरिकन हमसे पूछना चाह रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पर, वरना हमें क्या काम है अमेरिकन से पूछने की। नहीं, वही सलीम, मैं यही बात कह रहा हूँ कि मसला ये कि हम एक चले इतना मदर साहब, लेकिन मदर साहब एक पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूं, फिर आप बिल्कुल इसका तफसील से जवाब दीजिएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है ना हमारे मुल्क के अंदर कि खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं अमेरिकन साजिश का, वो साइफर की बात करते हैं। अब अमेरिकन से ये सवाल तो बनता है ना कि अगर आप समझते हैं कि इनके मामले में कुछ ज़्यादा तजावुज़ किया जा रहा है तो फिर उनको ये ज़रूर जवाब देना पड़ेगा कि वो कहते हैं कि जी आपकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से मेरी गवर्नमेंट चली गई। सो उनका तो बिल्कुल रूल इस मामले में समझ से बालातर है ना अमेरिकन का, कि वो एक तरफ उन पर जो है वो ये भी कहते हैं कि आपने मेरी गवर्नमेंट गिराई, आप मुदाखलत करते हैं। दूसरी तरफ जब रियासत अपनी रिट स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, जब अटैक्स होते हैं, वो उसके ऊपर भी जो है वो अपनी मुदाखलत करते हैं। सो वो कुछ खास चाहते हैं गालिबन पाकिस्तान से कि दोनों तरफ के मामलात में जो है वो नजर आ रहे हैं। आदिल, ये बात नहीं है। अमेरिकन का अपना एक अंदाज है, हमेशा से है। आप उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें ना करें। हमें सिर्फ अपने गिरेबान में झांकना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम किसी के साथ कैसी रिलेशनशिप, इंडियंस की रिलेशनशिप अमेरिकन के साथ क्यों मुख्तलिफ होती है हमारे रिलेशनशिप के मुकाबले में। अमेरिकन ने कितनी पोजीशन ली इंडियन हेल्ड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है? नहीं ली ना, इसलिए वो उसके बावजूद वो उनसे अपनी रिलेशनशिप नहीं ख़राब करना चाहते। लेकिन मैं आपके दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, जो आपने तहरीक ये अपना इस्तेकाम पार्टी की बात की। अभी तो इनका मुझे बहुत लिमिटेड स्कोप लिमिटेड वो नज़र आता है कि वो पंजाब से बाहर नहीं उनका कुछ है। पंजाब में भी वो इसलिए कि पंजाब में इस वक्त जो खिचड़ी बन रही है उसमें अब ये एक नया ग्रुप आया है, इसमें ज़ाहिर इलेक्टेबल्स हैं, उन इलेक्टेबल्स को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए कि ये जमात जब अपने जलसे करेगी तब इसका टेस्ट होगा, तब पता चलेगा इसका। वहाँ एक पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश कर रही है, ज़रदारी साहब अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, PMLN है, एक फैक्टर तहरीक लब्बैक भी है, जो मुसलसल जो है इस वक्त पंजाब में जो है वो अपना मार्च कर रहे हैं और मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। तो पंजाब में बहुत बड़ी खिचड़ी पकने जा रही है। एक ऐसी खिचड़ी पकने जा रही है जिसमें बहुत से मुख्तलिफ सेगमेंट्स के, अब उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट को तलाश किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली जो रियासत है या गवर्नमेंट है या स्टेट है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक करती है, उनका फ्यूचर क्या होता है। उसके बाद हमें नजर आएगा कि बाकी चीजें किस तरह तकसीम होंगी। ठीक है मदर साहब, वैसे मेरे लिए भी ये दिलचस्पी का बाइस बन गया। ये तो अच्छा हुआ आपने इस पर भी कमेंट कर दिया, मेरा सवाल था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का। लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि हमें देखना है हमें क्या करना है, अब हम बेसिकली हम ही तो देख रहे हैं कि हमें क्या करना है। चाहे चाइना के साथ रिलेशनशिप है, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है, किस तरह चलाना है, कितना चलाना है। और जो गालिबन हवाला हम दे रहे हैं, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जब अमेरिकन इस किस्म की कोई चीज़ करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में, तो हम जो है उसके अंदर उनको कुछ बता नहीं पाते या बताते नहीं हैं। लेकिन जब हमारे मामलात होते हैं तो अमेरिकन टू मच इन्वॉल्व होकर हमें क्यों बताते हैं कि ये भी आप हमारे कहने पे कर लें और ये भी आप हमारे कहने पे कर लें। सो प्रैक्टिकली इतना इंटरेस्ट वो हमारे इंटरनल लीगल सिस्टम के ऊपर अभी क्यों उठा रहे हैं, जबकि उनको पता है जुडिशरी से उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है। जब जाहिर है अगर वायलेशन होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, लॉ की, क्राइम कमिट होगा,
तो फिर तो उसको अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा ना, फिर उसमें ये तो नहीं देखा जाएगा व्हाट अमेरिकन थिंक्स अबाउट इट। मेरे जहन में ये सवाल था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा कम है। साफी साहब, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तो बदर साहब ने कहा ये तो खिचड़ी पक रही है, आपके ख्याल में ये केपी में क्या हो रहा है? परवेज खटक साहब क्या कर रहे हैं? इस ग्रुप का क्या होना है? ये भी कहीं फ्यूचर में अलाइनमेंट तो नहीं हो जाएगी तरीन साहब की और इनकी, क्योंकि पहले भी थी गवर्नमेंट के दिनों में। आपकी क्या खबर है? एक तो पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अली ज़ैदी साहब ने दुनिया छोड़ने की बजाय इमरान ख़ान को छोड़ने को तरजीह दी और वो जहांगीर तरीन के साथ आ मिले। और दूसरा, इसमें यकीनन कि जिस रास्ते से ये लोग आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। फ़र्क सिर्फ ये था कि पहले जहांगीर तरीन के जहाज़ में लाए गए थे और अभी वो जहांगीर तरीन के पास बग़ैर जहाज़ की, चूँकि उधर लाहौर में ही थे। और मेरे ख़्याल में खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत सारे लोग जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इज्तिमाई तौर पर जाना चाहते हैं और उस सिलसिले में बातचीत हो रही है। बाकी सिंध में जो प्रोमिनेंट फिगर थे उनके और उनके जाननिसार थे, फैसल वावड़ा तो पहले से छोड़ चुके हैं, इमरान इस्माइल गवर्नर थे, उनके लाडले थे, वो भी छोड़ चुके थे। अली ज़ैदी साहब उनके लिए सर आप इमरान इस्माइल साहब के बारे में बातें करते थे, इमरान इस्माइल साहब के बारे में आप इमरान इस्माइल साहब के बारे में कोई बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने पहले दिन कह दिया था कि रोक सको तो रोक लो। वो पहले दिन से कह रहे थे अगर रोक सको तो रोक लो। हाँ, अब समझ आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे इतने सालों से। हाँ, तो बस उनकी मुराद यही थी कि भाई अब अगर रोक सको तो रोक लो। तो अब जहांगीर तरीन साहब जो है बेसिकली वो ये तराना जहांगीर तरीन साहब के लिए गाएंगे, इमरान खान को मुखातिब करके कि रोक सको तो रोक लो। तो आपके ख्याल में साफी साहब, बिल्कुल 30 सेकंड मेरे पास टाइम खत्म हो गया, आपके ख्याल में जो केपी वाला ग्रुप भी बनेगा ये अल्टीमेटली जाके जहांगीर खान तरीन साहब के साथ ही मिलेगा, जो अगर बड़ा प्रेशर कोई ग्रुप बनता है? देखिए, वो ग्रुप भी इसी रास्ते से आया है, वो भी इसी तरह के लोग हैं, ठीक, वो भी इसी रास्ते से वापस जाएंगे और उधर जाएंगे जहां उनको पहले लाया गया था और जहां अब उनको कहा जाएगा तो उधर ही जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मज़हर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आप दोनों बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़िया दे रहे थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल है और जो एलामिया आया है फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस से वो अब आगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे, इस पर बात कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।